नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 13 में भाग 5 पढ़ लिया। भाग 5 में आपने कृत्रिम कायिक जनन और सूक्ष्म प्रवर्धन यानी ऊतक संवर्धन की विधि के बारे में पढ़ा था। अब आते हैं भाग 6 में, उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, भाग 6 में आप पढ़ेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे जो भाग 5 में क्वेश्चंस किए गए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि जड़ द्वारा कायिक जनन किन पौधों में होता है। तो जड़ द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया किन पौधे में होता है? शकरकंद, शतावर, डहेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि कंद के द्वारा कायिक जनन किस में होता है, यानी कंद किस पौधे का कायिक प्रवर्ध है। तो कंद है आलू का। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था प्रकंद किस पौधे का कायिक प्रवर्ध है। तो प्रकंद अदरक और हल्दी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था घनकंद का उदाहरण बताइए। तो घनकंद का उदाहरण अरबी, केसर, जिमीकंद, बंडा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सल्ककंद के उदाहरण बताइए। तो सल्ककंद का उदाहरण है प्याज, लहसुन और रजनीगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि ऊपरी भूस्तरीय किन पौधों में पाया जाता है। तो ऊपरी भूस्तरीय पाया जाता है दूब घास में, खट्टी बूटी में और सेंटेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि अंतः भूस्तरीय किन पौधों में पाया जाता है। तो अंतः भूस्तरीय पाया जाता है पुदीना में, मिंट में और गुलदाउदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि भूस्तरीय किस पौधे में पाया जाता है। तो भूस्तरीय पाया जाता है स्ट्रॉबेरी में। नेक्स्ट किया गया था कि भूस्तरीय किन पौधों में पाया जाता है। तो भूस्तरीय पाया जाता है जलकुंभी यानी समुद्र शोक और पिस्टिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि पत्ती द्वारा कायिक जनन किन पौधों में होता है। तो पत्ती द्वारा कायिक जनन होता है ब्रायोफिल्लम यानी अजूबा में और बिगोनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि प्रकलिका द्वारा यानी बल्बिल के द्वारा किस पौधे में कायिक प्रजनन होता है। तो इसका आंसर होगा अगेव के पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कृत्रिम कायिक जनन की कितनी विधियां हैं। तो कृत्रिम कायिक जनन की आपको 4 विधियों के बारे में बताया गया था। इसमें सबसे पहला आता है कलम लगाना यानी कटिंग। दूसरा आपको बताया गया रोपड़ यानी ग्राफ्टिंग। तीसरा आपको बताया गया दाब लगाना यानी लेयरिंग। और चौथा आपको बताया गया गूटी बांधना यानी गूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि रोपड़ की प्रक्रिया में, ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया में उच्च किस्म के पौधे की जो टहनी ली जाती है उसे क्या कहते हैं। तो रोपड़ प्रक्रिया में उच्च किस्म की जो टहनी होती है उसे हम कलम कहते हैं, और जो निम्न किस्म की पौधे की टहनी होती है उसे हम स्कंद यानी सियोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि में जिस पौधे के ऊतक को लिया जाता है उस ऊतक को क्या कहते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि में हम किसी वांछित पौधे के जो ऊतक लेते हैं उस ऊतक को हम एक्सप्लांट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि एक्सप्लांट को हम संवर्धन माध्यम में रखते हैं जिससे उसकी कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिकाओं का समूह बना लेती है, उसे क्या कहते हैं। तो जब हम एक्सप्लांट को संवर्धन माध्यम में रखते हैं तो वो उसकी कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिकाओं का समूह बना लेती है, इसे हम कैलस कहते हैं। अब आपको बताया गया था कि इस कैलस से संभावना यह होती है कि डायरेक्ट अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण से नया पौधा विकसित हो जाता है, और नहीं तो भ्रूण की जगह वह तने, उससे तना विकसित होने लगता है और तना धीरे धीरे आगे वृद्धि करता है और साथ ही साथ जड़ का निर्माण होता है जिससे नया पौधा विकसित होता है। बस इतने क्वेश्चन किए गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं हम भाग 6 के टॉपिक पर, जो कि होगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की क्रिया से थोड़ा बहुत आप रूबरू हैं पहले से भी। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताया गया था कि लैंगिक जनन एक ऐसी जनन की विधि प्रक्रिया है जिसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। इनमें पहला तो ये कि लैंगिक अंग की आवश्यकता होती है और इसी वजह से इसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है और दूसरा कि इनमें 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। विपरीत जनक नर व मादा की आवश्यकता होती है। हमें पढ़ना है लैंगिक जनन की मुख्य प्रक्रिया पौधों में किस प्रकार होती है और जंतुओं में किस प्रकार होती है। तो जो दूसरा चैप्टर है वो यही बताएगा कि पौधों में किस किस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तीसरा चैप्टर आपको बताएगा कि मनुष्य में किस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। यानी हमें मुख्य रूप से जो पढ़ना है दूसरे और तीसरे चैप्टर में पौधे और मनुष्य में जनन की प्रक्रिया। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पुष्प में लैंगिक अंग क्या होता है और मनुष्य में लैंगिक अंग क्या होता है।
पहले हम मनुष्यों को देखते हैं। मनुष्य में लैंगिक अंग नर में होता है वृषण और मादा में होता है अंडाशय। वृषण यानी टेस्टिस और अंडाशय यानी ओवरी। और पौधों में अगर देखें तो पौधों में लैंगिक अंग के रूप में उसमें पुष्प पाया जाता है यानी फ्लावर। ठीक है, क्लियर हुआ? लैंगिक अंग आपको पता चला कि मनुष्य में क्या है, नर में वृषण होता है लैंगिक अंग, और भी बहुत सारे लैंगिक अंग होते हैं। यहाँ पर जो मुख्य लैंगिक अंग है उनकी बात कर रहे हैं। लैंगिक अंग में और भी बहुत सारे संरचनाएं होती हैं जो लैंगिक अंग में सहायक होती हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य लैंगिक अंग की अगर बात करें तो वृषण और अंडाशय, क्योंकि इन्हीं में युग्मक का निर्माण होता है। और आपको पता है कि लैंगिक जनन में युग्मकों का ही संलयन होता है जिससे नए पौधे का नए जीव का निर्माण होता है। नर है, मादा है। मैंने बताया कि नर में पाया जाता है वृषण और मादा में होता है अंडाशय। नर में वृषण में बनता है नर युग्मक, और आपको बताया है कि युग्मकों के बनते समय कौन सा विभाजन होता है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मादा युग्मक। और यही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और इससे एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम युग्मनज या इंग्लिश में इसे हम जाइगोट कहते हैं, बनता है। ठीक है, मेल में मेल गैमीट और फीमेल में फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में जब मिलते हैं तो उससे जाइगोट का निर्माण होता है यानी युग्मनज का। युग्मनज वृद्धि करता है और इससे बनता है भ्रूण यानी एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो विकसित होता है और इससे नया संतान बनता है। समझ में आया? यही प्रक्रिया है लैंगिक जनन। आपको दूसरे तीसरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें पढ़नी है। इसी को अगर आप समझ गए तो आप पहले से लेकर चौथे चैप्टर तक पूरी तरीके से आप समझ पाओगे। नर में वृषण होता है, टेस्टिस एक जोड़ी, मादा में अंडाशय होता है एक जोड़ी, आगे आपको बताया जाएगा। इनमें नर युग्मक का निर्माण होता है और इनमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। और आपको बताया है कि युग्मकों के निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी अगर यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो युग्मकों में संख्या कितनी हो जाएगी, 23, यानी यहाँ पर 2n, यहाँ पर n। यहाँ पर भी वही 46 गुणसूत्र हैं तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा युग्मक बनते समय, और युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या n कितनी हो जाएगी, 23। और जब ये नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इनका 23 और इनका 23 दोनों मिलाकर 46, यानी जो नया संतान होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 बरकरार रहती है, क्योंकि हर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होना अनिवार्य है। तो यही होता है लैंगिक जनन। अब कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही जीव में बनता है, यानी इसमें नर युग्मक को बनाने के लिए अलग पृथक जीव नहीं होता, एक ही जीव है। जैसे केंचुआ का एक एग्जांपल ले लें। केंचुआ एक ऐसा जीव है जिसमें एक ही शरीर में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनता है। तब ऐसे जीवों को हम द्विलिंगी जीव कहते हैं। द्विलिंगी जीव यानी बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव जिसमें नर और मादा दोनों युग्मकों का निर्माण एक ही जीव में होता है। ऐसे जीव जिनमें नर व मादा दोनों युग्मकों का निर्माण एक ही जीव में होता है। उदाहरण केंचुआ, जोंक, स्टारफिश,
व्हेल मछली, कॉमा फीता कृमि। ठीक है, इन सभी में एक ही शरीर में नर और मादा दोनों युग्मक का निर्माण होता है। तो क्या हम लोगों में भी ऐसा होता है क्या? हमारे अंदर नर और मादा युग्मक एक ही में बनता है? नहीं, हम नर प्राणी हैं, यानी हमारे अंदर सिर्फ नर युग्मक का निर्माण होता है। मादा प्राणी यानी स्त्रियां, जिनमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी अजीब जीव हैं जिनके अंदर दोनों युग्मकों का निर्माण होता है, दोनों युग्मकों का निर्माण होता है। ऐसे जीवों को हम द्विलिंगी जीव यानी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या इन्हें एक और नाम दिया जाता है हर्माफ्रोडाइट। इंग्लिश में इसे एक और नाम दिया जाता है हर्माफ्रोडाइट, या इसे उभयलिंगी भी कहते हैं। उभयलिंगी, सब नाम याद रखेंगे क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम का प्रयोग किया जाता है। आपने क्या जाना? द्विलिंगी जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जिसमें नर और मादा दोनों युग्मकों का निर्माण एक ही प्राणी में होता है। ऐसे जीवों को हम द्विलिंगी जीव यानी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या इन्हें उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। अब एक लिंगी जीव क्या होते हैं? एक लिंगी जीव यानी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एक लिंगी जीव, ऐसे जीव जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग प्राणियों में बनते हैं। ऐसे जीव जिनमें नर व मादा युग्मक अलग अलग प्राणियों में बनते हैं। ठीक है, उदाहरण कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मनुष्य। ठीक है, हम सभी क्या है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। यानी मनुष्य में नर युग्मक नर प्राणी में बनता है, मादा युग्मक मादा प्राणी में बनता है। कोई एक जीव में दोनों युग्मक का निर्माण नहीं होता। क्या आपने कभी देखा है ऐसे मनुष्य को जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों एक ही प्राणी में बनता है और अकेले वो संतान उत्पन्न कर लेता है? ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसे जीव जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग प्राणियों में बनते हैं, ऐसे जीवों को हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर है? याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। वे जीव जिनमें नर और मादा युग्मक एक ही प्राणी में बनते हैं, यानी उन्हें किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती, अकेले ही उसके शरीर में नर और मादा युग्मक बनता है और वे चाहे तो अकेले भी नर मादा युग्मक का फ्यूज़न कर सकते हैं, या इनको भी पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है, केचुए वगैरह को भी पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ जब कॉपुलेशन करते हैं तो उस दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होता है। तो द्विलिंगी जीव में एक ही जीव में नर और मादा युग्मकों दोनों का निर्माण एक ही जीव में होता है। इसके उदाहरण सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे जीवों को हम द्विलिंगी जीव यानी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एकदम रटिए। और इन्हें उभयलिंगी भी कह सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। उभयलिंगी के उदाहरण बताइए। केंचुआ, जोंक, स्टारफिश, व्हेल और फीता कृमि। ऐसे जीव, ऐसे प्राणी जिनमें नर युग्मक अलग प्राणी में, मादा युग्मक अलग प्राणी में बनता है, ऐसे जीवों को हम एक लिंगी जीव यानी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो बताइए कि हम मनुष्य क्या हैं, एक लिंगी हैं या द्विलिंगी? यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल? तो आप क्या बताएंगे कि मनुष्य बाइसेक्सुअल हैं? बाइसेक्सुअल नहीं, मनुष्य क्या है? एक यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब इसी तरीके से पुष्प में होता है। अब आप सोचेंगे कि पौधों में उसका लैंगिक अंग पुष्प क्यों है? क्योंकि लैंगिक जनन के लिए क्या चाहिए, ये बात आप समझ लिए होंगे। लैंगिक जनन के लिए क्या चाहिए? नर युग्मक चाहिए और मादा युग्मक चाहिए। आइए हम पुष्प को देखते हैं। पुष्प में कुल 4 आवश्यक चक्र पाए जाते हैं। पुष्प में कुल 4 आवश्यक चक्र पाए जाते हैं। जो कलर्ड स्ट्रक्चर होता है उसे हम दल कहते हैं।
ये है एक पुष्प की संरचना। इस पुष्प में जितने भी पुष्प होते हैं उसमें जो कलर्ड संरचना होती है उसे हम दल कहते हैं, और जो ग्रीन रंग की संरचना होती है जो पुष्प के नीचे पत्ती की नुमा लगी होती है उसे हम बाह्य दल कहते हैं, और ये कहलाते हैं पुंकेसर, और ये कहलाते हैं स्त्रीकेसर या जायांग। इन्हें कहते हैं इंग्लिश में सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। इन्हें कहते हैं पेटल्स। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। एंड पुंकेसर यानी स्टमेन, और ग्रुप ऑफ स्टमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। इसे एंड्रोसियम भी कह सकते हैं। ये क्या है? स्त्रीकेसर, यानी इन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पिस्टिल, 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 या इसे हम ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड गाइनोसियम। आइए, इस पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं, जिसमें 2 चक्र सहायक होते हैं, दल और बाह्य दल सहायक होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जनन में सिर्फ सहायता करते हैं। जो मुख्य अंग होते हैं पुष्प के, जो मुख्य अंग होते हैं वो है पुंकेसर, क्योंकि पुंकेसर नर भाग होता है, पुष्प का नर भाग होता है, और स्त्रीकेसर पुष्प का मादा भाग होता है। क्योंकि इसके पुंकेसर में ये भाग आप जो देखते हैं इसे हम कहते हैं एंथर, परागकोश, और इसी में बनते हैं परागकण। परागकण के अंदर होते हैं नर युग्मक, यानी यहाँ पर बनता है नर युग्मक, और ये होता है स्त्रीकेसर होता है इसका मादा भाग, जिसके अंदर आप अगर देखें तो बहुत सारे अंडाशय पाए जाते हैं, बहुत सारे अंडाशय पाए जाते हैं। ये है अंडाशय, और अंडाशय के अंदर बनता है, अंडाशय के अंदर बनता है मादा युग्मक। ठीक है, बात समझ में आई? इसीलिए कहते हैं कि पौधों में उसका पुष्प उसका लैंगिक अंग होता है, जो हम लोग तोड़ के सूंघ लेते हैं या सूंघ के फेंक देते हैं, वो पौधे का लैंगिक अंग है, जिससे वो नए संतान को उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा सामान्य रूप से ये अमरूद के पौधे में दिखता है। अमरूद के पौधे को आप अगर देखें तो उसके पुष्प को देखते रहें, कुछ दिन बाद आप देखेंगे उस पुष्प से धीरे धीरे उसके नीचे का भाग फूलता जाता है और फल निर्माण होता है। फल के अंदर बीज होते हैं और बीज से ही नया पौधा बनता है। ये जो बीज होता है उसका निर्माण लैंगिक जनन के दौरान ही होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के फ्यूजन से। तो पुष्प में नर युग्मक पुंकेसर में बनता है और मादा युग्मक स्त्रीकेसर में। ठीक है, समझ में आया? जैसे मनुष्य में नर भाग मादा भाग अलग था, नर में वृषण पाए जाते हैं जिसके अंदर नर युग्मक बनता है, मादा में अंडाशय पाए जाते हैं जिसके अंदर मादा युग्मक बनता है। उसी तरह से पुष्प में पुंकेसर है जिसमें नर युग्मक बनता है, और स्त्रीकेसर है जिसमें मादा युग्मक बनता है। समझ में आया? पुष्प का ये लैंगिक अंग है। अब इनमें भी द्विलिंगी और एक लिंगी पुष्प होते हैं। इनमें भी द्विलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही पुष्प में हो। ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही पुष्प में हो, ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्लियर है? ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं जिसमें नर भाग और मादा भाग एक ही पुष्प में उपस्थित होता है। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें मादा भाग अलग होता है, यानी ये मादा भाग है, और नर भाग
अलग, नर भाग अलग। तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहेंगे? ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प कहेंगे, क्योंकि इनके पास एक ही लिंग है, ये नर है और ये मादा है। ये एक लिंगी पुष्प है, ये एक लिंगी पुष्प है, यानी एक लिंगी पुष्प यहाँ नहीं लिखेंगे, एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? ऐसे पुष्प जिनमें नर भाग व मादा भाग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। ठीक है, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं ऐसे पुष्प जिसमें नर भाग अलग और मादा भाग अलग पुष्प पर पाए जाते हैं। ऐसे पुष्पों को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब इन्हीं के आधार पर पौधों को भी वर्गीकृत किया गया है। ऐसे पौधे जिसमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं उन्हें हम द्विलिंगी पौधा कहते हैं। द्विलिंगी पौधा। ऐसे पौधे जिसमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं उन्हें हम द्विलिंगी पौधा कहते हैं, या इसे हम बाइसेक्सुअल प्लांट कह सकते हैं, या इन्हें मोनोसियस प्लांट कहते हैं। मोनोसियस प्लांट, यही शब्द आपको बताना था, बहुत परेशान करता है मोनोसियस, डायोसियस, तो एकदम रट डालिए कि कहीं से कोई कन्फ्यूजन ही ना रह जाए। बाइसेक्सुअल प्लांट इज आल्सो कॉल्ड मोनोसियस प्लांट, यानी एक ऐसा पौधा जिसमें जो पुष्प उत्पन्न होता है वो द्विलिंगी होता है। ऐसे पौधे, यहाँ पर एक लिंगी लिखता ना ज़्यादा सही है, एक लिंगी पौधा यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या होता है? ऐसा पौधा जिसमें एक लिंगी पुष्प उत्पन्न होता है, ऐसे पौधे को हम एक लिंगी पौधा यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट और डायोसियस प्लांट कहते हैं। याद करिए, मोनोसियस क्या होता है? मोनोसियस प्लांट, मोनो मतलब एक, यानी एक ही पौधे में दोनों भाग पाए जाएं तो उसे मोनोसियस प्लांट कहते हैं। डायोसियस यानी ऐसे पौधे जिसमें नर और मादा पृथक पृथक होते हैं, तो ऐसे पौधे को हम डायोसियस प्लांट कहते हैं। याद हो गया? मोनोसियस और डायोसियस, यही दो वर्ड परेशान करेंगे। बाइसेक्सुअल तो आसानी से आप पता चल जाता है कि बाई मतलब कि उसमें दोनों चीज़ें पाई जाएं, नर और मादा दोनों पाए जाएं। लेकिन मोनोसियस ऐसा लगता है कि मोनो मतलब एक यानी एक लिंगी, लेकिन नहीं, मोनोसियस उल्टा हो गया, ये द्विलिंगी है। मोनोसियस प्लांट मतलब द्विलिंगी और डायोसियस मतलब एक लिंगी। याद हुआ? द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं? ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और ऐसे पौधे जिसमें द्विलिंगी पुष्प उत्पन्न होते हैं, ऐसे पौधों को हम द्विलिंगी पौधा यानी बाइसेक्सुअल प्लांट या मोनोसियस प्लांट कहते हैं। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? ऐसे पुष्प जिसमें नर भाग अलग और मादा भाग अलग पुष्प पर उत्पन्न होते हैं, ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और ऐसे पौधे जिनमें एक लिंगी पुष्प उत्पन्न होते हैं उन पौधों को हम यूनिसेक्सुअल प्लांट या डायोसियस प्लांट कहते हैं। क्लियर? बस कितनी चीज़ें आपने जाना। अब हम समझेंगे कि जनन प्रावस्था से पहले की प्रावस्था क्या कहलाती है जंतुओं में और पौधों में। देखिए, हर जीव पैदा होता है तो ऐसा नहीं कि पैदा होते ही वो जनन करना शुरू कर देता है। पैदा होने के बाद वो कुछ समय तक वृद्धि करता है, बाल्यावस्था आती है, उसके बाद वृद्धि करता है, किशोरावस्था आती है, फिर उसके बाद जाकर वयस्क अवस्था आती है जिसमें वो जनन के लिए परिपक्व हो जाता है। तो सभी जीव का ये गुण होता है, सभी जीव का ये गुण होता है कि वह अपने वृद्धि को पूर्ण रूप से प्राप्त करे। यानी वो जन्म लेता है, जन्म के बाद वो एक ऐसी वृद्धि की अवस्था तक पहुंचता है जहां पर वो मैक्सिमम उसकी वृद्धि हो चुकी होती है, उससे ज़्यादा उसकी वृद्धि नहीं होती।
वो अवस्था जिसमें वह वृद्धि की पूर्ण अवस्था तक पहुंच जाता है, वह अवस्था जंतुओं में किशोरावस्था कहलाती है, जुवेनाइल फेज कहलाता है। और यही अगर आप पौधों में देखें कि एक पौधा है वो वृद्धि करते करते जितना मैक्सिमम वो वृद्धि कर पाएगा वो उसकी कायिक प्रावस्था कहलाती है, यानी वेजिटेटिव फेज कहलाती है। यानी हर जीव अपने वृद्धि की अवस्था या परिपक्वता तक पहुँचते हैं, इसे किशोरावस्था कहा जाता है जंतुओं में, और इसे पौधों में कायिक प्रावस्था कहा जाता है। यानी लैंगिक जीवन आरंभ करने से पहले सभी जीव अपने वृद्धि की एक निश्चित अवस्था या परिपक्वता तक पहुंचते हैं। जंतुओं में इस अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। जंतुओं में इसे किशोरावस्था यानी जुवेनाइल फेज कहते हैं। और पौधों में इस अवस्था को कायिक प्रावस्था यानी वेजिटेटिव फेज कहते हैं। वेजिटेटिव फेज। बात को समझिएगा कि जब जनन करने से पहले वृद्धि की जो मैक्सिमम एक एज होती है वहाँ तक जो पहुँचते हैं उसको हम कायिक प्रावस्था पौधों में कहते हैं और जंतुओं में किशोरावस्था कहते हैं। यानी किशोरावस्था और कायिक प्रावस्था के दौरान ये जनन नहीं करेंगे। किशोरावस्था के समाप्त होने के बाद मान लो कि अगर मनुष्य में महिलाओं में 13 वर्ष माना जाता है, 12 वर्ष माना जाता है, और पुरुषों में 16 वर्ष माना जाता है, तो 13 वर्ष 16 वर्ष ये आयु होती है जुवेनाइल फेज की। और उसके बाद जब वो जनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं, वो संतान पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं, तब वो अवस्था वयस्क अवस्था कहलाती है। समझ में आया? 12 साल महिलाओं के लिए, 16 साल पुरुषों के लिए, ये एक एवरेज वैल्यू मानी जाती है कि 12 साल तक वो वृद्धि करते हैं, यानी वो जुवेनाइल फेज में होते हैं। 12 से 13, 14, 15 और उसके बाद का जो समय होता है वो उनकी वयस्क अवस्था कहलाती है, जनन प्रावस्था कहलाती है, रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है। 12 तक जुवेनाइल फेज और 12 के बाद रिप्रोडक्टिव फेज, यानी वो जनन करने में सक्षम हो जाते हैं, संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं। तो वहाँ पर उसे 12 साल की एज को किशोरावस्था कहते हैं। 12 साल के बाद जब वो जनन करने में सक्षम हो जाते हैं तब उसे वहाँ पर हम जनन प्रावस्था यानी रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। सेम यही पौधों में होता है कि पौधों में भी वृद्धि की एक निश्चित अवस्था होती है जहाँ तक वो पहुँचते हैं, तो और उसके बाद जब वे जनन करने में सक्षम हो जाते हैं तब उनका रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है। अब जंतुओं में याद रखो कि जंतुओं में क्या कहते हैं? जंतुओं में किशोरावस्था कहते हैं और पौधों में कायिक प्रावस्था वेजिटेटिव फेज। इसके बाद जो फेज शुरू होता है वो जनन प्रावस्था कहलाती है, यानी किशोरावस्था के बाद वयस्क अवस्था आती है, यानी इसे हम जनन प्रावस्था कहते हैं। जनन प्रावस्था यानी रिप्रोडक्टिव फेज, और इस समय वे संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। कायिक प्रावस्था में भी इसके बाद कायिक प्रावस्था के बाद भी पौधों में जनन प्रावस्था आती है, रिप्रोडक्टिव फेज, और वे जनन करने में सक्षम हो जाते हैं, संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं। आपको समझ में आया कि कोई भी जीव जन्म लेता है तो ऐसा नहीं होता जन्म लेते ही वो संतान उत्पन्न करना शुरू करते हैं, नहीं। जनन करने के बाद वो वृद्धि करता है, वृद्धि की एक मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है उसकी वहाँ तक पहुँचता है, उसे जंतुओं में किशोरावस्था कहते हैं। उसके बाद वृद्धि नहीं होगी और उसके बाद वो जनन करना शुरू कर देते हैं, जनन प्रावस्था चालू हो जाता है। और पौधों में भी यही होता है कि पौधों में भी जब पौधा जन्म लेता है तो ऐसा नहीं कि उनमें भी बीज फल उत्पन्न होना शुरू हो जाए, नहीं। आपने देखा होगा कोई भी पौधा होता है अगर हम लगाते हैं तो उसमें सीधे फल तुरंत निकलना शुरू होना ही जाता, कुछ समय लगता है, उसके बाद उसमें फल वगैरह आते हैं। तो वो वृद्धि करता है, वृद्धि की जो मैक्सिमम एज तक पहुँचता है उसे हम कायिक प्रावस्था यानी वेजिटेटिव फेज कहते हैं। उसके बाद जनन प्रावस्था शुरू होती है। जंतुओं में अगर देखें, ये जंतुओं में अगर आप देखें तो जनन प्रावस्था शुरू होने से पहले कायिक किशोरावस्था के बाद और जनन प्रावस्था शुरू होने से पहले उनमें कुछ शारीरिक बदलाव आते हैं, शारीरिक या आकारिकी बदलाव आते हैं। जैसे महिलाओं में देखेंगे तो महिलाओं में स्तन ग्रंथि का विकास होता है,
ये इंडिकेट करता है रिप्रोडक्टिव फेज को। जुवेनाइल फेज जहाँ तक उनकी वृद्धि हो चुकी होती है, जब जुवेनाइल फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो उनके शरीर में बदलाव आते हैं। तो उन बदलावों में बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं। महिलाओं में स्तन ग्रंथियों का विकसित होना, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ भारी होना, ये सारी चीज़ें जनन फेज शुरू होने के दौरान बदलाव आते हैं शरीर में। उसके बाद वयस्क अवस्था में, जनन प्रावस्था में मादाओं में एक चक्रीय परिवर्तन शुरू होता है, साइक्लिक चेंजेस शुरू होता है। और उस साइक्लिक चेंजेस को नॉन प्राइमेट्स में क्या कहते हैं, खूब पूछा जाता है। नॉन प्राइमेट्स यानी जो 4 पैरों पर चलने वाले जीव होते हैं, नॉन प्राइमेट जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इन सभी में जो साइक्लिक परिवर्तन आता है हर महीने, उसे हम वहाँ पर मध चक्र कहते हैं। मध चक्र यानी ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं, याद करिए। नॉन प्राइमेट्स में जनन प्रावस्था के दौरान, नॉन प्राइमेट्स में जनन प्रावस्था के दौरान चक्रीय परिवर्तन होता है। उनमें इस चक्रीय परिवर्तन को मध चक्र यानी ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि गाय भैंस में होने वाले मासिक चक्र को क्या कहते हैं, मध चक्र यानी ओएस्ट्रस साइकिल। प्राइमेट्स में क्या कहते हैं, नीचे लिखेंगे थोड़ा सा क्योंकि इनके बारे में और भी बताना है। प्राइमेट्स जो 2 पैरों पे लगभग चलते हैं उन्हें हम प्राइमेट्स कह सकते हैं, जैसे मनुष्य, बंदर। हालांकि बंदर 4 पैर पे चलते हैं लेकिन उन्हें हम प्राइमेट्स में ही रखते हैं। मनुष्य और बंदर में इस मासिक चक्र को क्या कहते हैं, वहाँ पर इसे ऋतु स्राव या मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ इनमें कुछ अंतर है। बार बार पूछा जाता है कि नॉन प्राइमेट्स में जनन प्रावस्था के दौरान चक्रीय परिवर्तन को क्या कहते हैं, मध चक्र। प्राइमेट्स में जनन प्रावस्था के दौरान चक्रीय परिवर्तन को क्या कहते हैं, मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पर कुछ अंतर ये है कि जो मध चक्र होता है वो कितने दिन का होता है और मासिक चक्र कितने दिन का होता है। तो मध चक्र होता है 21 दिन का, यानी हर 21 दिन पर ये रिपीट होता है। मासिक चक्र होता है 28 दिन का, 28 डेज का साइक्लिक होता है। और दूसरा अंतर ये होता है कि मध चक्र में किसी भी प्रकार का रक्तस्राव नहीं होता। मध चक्र में किसी भी प्रकार का रक्तस्राव यानी लॉस ऑफ ब्लड नहीं होता, लेकिन मासिक चक्र में रक्तस्राव होता है। ये रक्तस्राव क्यों होता है? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर मादा युग्मक नर युग्मक से फ्यूज़ नहीं करता, अगर ये प्रक्रिया नहीं होती है तो मादा युग्मक वेस्ट हो जाता है और वो बाहर आता है। उस दौरान मादाओं की जो गर्भाशय है, गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो जो सबसे आंतरिक स्तर होता है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं और वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग नष्ट हो जाती है। गर्भाशय मादा की जो आप अगर मादा की गर्भाशय का फिगर देखे होंगे इस तरह से होता है, यहाँ पर उनके अंडाशय होते हैं। तो जो गर्भाशय की स्तर होती है, आंतरिक स्तर, ये स्तर नष्ट हो जाती है और यही स्तर जो नष्ट होती है वो ब्लड का रूप ले लेती है और उसी के कारण हम कहते हैं कि रक्तस्राव होता है। ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रक्तस्राव तभी होगा जब मादा युग्मक का निषेचन नहीं होता, यानी मादा युग्मक का निषेचन नर युग्मक से जब नहीं होता तब रक्तस्राव के रूप में मादा युग्मक बाहर आ जाती स्राव से। क्लियर है बात है?
तो ये अंतर होता है, काफ़ी पूछा जाता है। तो इतना तक आप पहले नोट करेंगे। एक बात और याद रखेंगे कि चूँकि लैंगिक जनन में दो अलग अलग जीव इन्वॉल्व होते हैं, नर और मादा, तो इनका जो युग्मक होता है, नर का युग्मक में नर का डीएनए होता है, मादा के युग्मक में मादा का डीएनए होता है। तो जब अलग अलग डीएनए मिलते हैं तो उससे जो संतान उत्पन्न होती हैं उसमें कुछ लक्षण नर के, कुछ लक्षण मादा के होते हैं, यानी एकदम समानता किसी की नहीं होती। लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है। क्लियर? ये चीज़ें मैं पहले भी बताया। आप हेडिंग डालेंगे लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके बारे में आप लिखेंगे इस प्रकार के जीवों में जनन हेतु लैंगिक अंग पाए जाते हैं जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है। आगे लिखेंगे युग्मक आगुणित संरचना होती हैं जिन्हें नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। तो जिन्हें नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु मतलब स्पर्म और अंडाणु मतलब ओवम। तो आपने लिखा कि जिन्हें नर में शुक्राणु यानी स्पर्म तथा मादा में अंडाणु यानी ओवम कहते हैं। आगे लिखेंगे कि शुक्राणु व अंडाणु के संलयन यानी फ्यूजन, जब ये दोनों मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं, तो लिखेंगे शुक्राणु व अंडाणु के संलयन यानी फ्यूजन से एक द्विगुणित संरचना युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, जो वृद्धि करके भ्रूण बनाता है और भ्रूण विकसित होकर नए संतान को जन्म देता है या नए संतान का निर्माण करता है। यदि नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों का निर्माण एक ही जीव में होता है तो ऐसे जीवों को द्विलिंगी जीव यानी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे केंचुआ, स्टारफिश, व्हेल, जोंक, फीता कृमि आदि। आगे लिखेंगे ऐसे जीव जिनमें नर युग्मक व मादा युग्मक अलग अलग प्राणियों में बनते हैं, ऐसे जीवों को हम एक लिंगी जीव यानी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बंदर आदि। अब आप आगे लिखेंगे पौधों में लैंगिक अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है। पुष्प पर नर व मादा भाग पाए जाते हैं। यदि पुष्प में दोनों भाग नर व मादा भाग पाए जाते हैं तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और ऐसे पौधे जिसमें द्विलिंगी पुष्प उत्पन्न होते हैं, ऐसे पौधों को द्विलिंगी पौधा यानी बाइसेक्सुअल प्लांट या मोनोसियस प्लांट कहते हैं। फिर आप आगे लिखेंगे कि ऐसे पुष्प जिनमें नर व मादा भाग अलग अलग पुष्प पर उत्पन्न होते हैं, ऐसे पुष्पों को हम एक लिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, तथा ऐसे पौधे जिसमें एक लिंगी पुष्प का निर्माण होता है, ऐसे पौधों को एक लिंगी पौधा यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट या आप इसे क्या कह सकते हैं? यूनिसेक्सुअल प्लांट या डायोसियस प्लांट। ठीक, बस वहाँ पर जहाँ पर आपने द्विलिंगी जीव को लिखा था वहाँ पर एक बात और लिख लेंगे कि द्विलिंगी जीव को हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी भी कहते हैं। ठीक है, द्विलिंगी जीव को क्या कहते हैं? उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट भी जीव कहते हैं। आगे लिखेंगे चूँकि लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक नर व मादा भाग लेते हैं, अर्थात नए संतान में इन दोनों के आनुवांशिक पदार्थ पहुँचते हैं, जिससे नए संतान में एक नया आनुवांशिक लक्षण उत्पन्न होता है, अर्थात विभिन्नता उत्पन्न होती है। अर्थात उसकी संरचना ना तो पूर्ण रूप से माता की तरह और ना ही पूर्ण रूप से पिता की तरह होता है, बल्कि इन दोनों का मिश्रित रूप होता है। अतः लैंगिक जनन से नए जीव की उत्पत्ति या नए जाति की उत्पत्ति हो सकती है, जो जैव विकास के लिए आवश्यक होता है। अब आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे लैंगिक जीवन आरंभ करने से पहले सभी जीव अपने वृद्धि की एक निश्चित अवस्था या परिपक्वता तक पहुँचते हैं। जंतुओं में इस अवस्था को किशोरावस्था यानी जुवेनाइल फेज तथा पौधों में इस अवस्था को वेजिटेटिव फेज या कायिक प्रावस्था कहते हैं। आगे लिखेंगे अधिकतर प्राणियों में किशोरावस्था की समाप्ति व जनन प्रावस्था से पूर्व कुछ आकारिकी व शारीरिकी परिवर्तन होते हैं, जिनके पश्चात प्राणियों में जनन प्रावस्था शुरू होती है। ब्रैकेट में लिखेंगे इन परिवर्तनों में मादाओं में स्तन ग्रंथियों का विकास होता है तथा पुरुषों में दाढ़ी व मूछ निकलने लगते हैं। ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखेंगे नॉन प्राइमेट्स जैसे गाय, भैंस
कि मादाओं में अंडाशयों तथा संबंधित लैंगिक अंगों में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इसे मध्य चक्र यानी ऑयस्टर्स साइकिल कहते हैं। जबकि प्राइमेट्स यानी मनुष्य व बंदर में इस परिवर्तन को ऋतुस्राव या मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आगे लिखेंगे कि मध्य चक्र में ब्रैकेट में लिखेंगे अगली लाइन से, ब्रैकेट में मध्य चक्र में किसी भी प्रकार के रुधिर स्राव नहीं होता यानी लॉस ऑफ ब्लड नहीं होता। यह अधिकतर मौसमी प्रजनक प्राणियों में देखा जा सकता है। मौसमी प्रजनक प्राणी मतलब वे जो एक अनुकूल समय आने पर ही प्रजनन करते हैं, तो मौसमी प्रजनक प्राणियों में देखा जा सकता है। आगे लिखेंगे मध्य चक्र 21 दिन का होता है। फिर आगे लिखेंगे जबकि ऋतुस्राव या मासिक चक्र में गर्भाशय के आंतरिक स्तर एंडोमेट्रियम के नष्ट होने के कारण रक्तस्राव यानी रुधिर स्राव होता है। ऐसा तब होता है जब मादा युग्मक का निषेचन नर युग्मक से नहीं हो पाता। और मासिक चक्र लगभग 28 दिन का होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया मौसमी प्रजनक क्या होते हैं। मौसमी प्रजनक ऐसे प्राणी होते हैं जो अनुकूल मौसम आने पर ही जनन करते हैं, और ऐसे जीव जो वर्ष भर जब चाहे तब जनन करें, ऐसे जीवों को हम सतत प्रजनक यानी कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं, जैसे मनुष्य। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अनुकूल समय आता है तभी वे बच्चे पैदा करते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे आप सभी ने गली मोहल्ले में कुत्तों को देखा होगा, उन्हें हम मौसमी प्रजनक कहते हैं। मौसमी प्रजनक यानी सीजनल ब्रीडर्स, और सतत प्रजनक यानी कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। तो सतत प्रजनक वे जीव जो वर्ष भर जनन करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम सतत प्रजनक कहते हैं। और वे जीव जो अनुकूल समय या अनुकूल परिस्थिति आने पर ही, अनुकूल मौसम आने पर ही वे प्रजनन करके नए संतान पैदा करते हैं, ऐसे जीवों को हम मौसमी प्रजनक कहते हैं। तो आप हरी नल के लिखेंगे मौसमी प्रजनक यानी सीजनल ब्रीडर। इसमें लिखेंगे अधिकांश स्तनधारी अनुकूल परिस्थितियों में ही जनन के लिए सक्रिय होते हैं। ऐसे जंतुओं को मौसमी प्रजनक कहते हैं, जैसे भेड़, बकरी, घोड़ा, सुअर आदि। नेक्स्ट सतत प्रजनक यानी कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। वे सभी स्तनधारी जो अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, ऐसे जंतुओं को सतत प्रजनक या कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, खरगोश, मनुष्य, बंदर आदि। बस ये हो गया आपको तमाम जानकारी लैंगिक जनन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की प्रक्रिया, कैसे कैसे लैंगिक जनन होता है। तो बस आज का टॉपिक बस इतना ही, जिसमें आपने लैंगिक जनन के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली। अब इसके बाद आता है लैंगिक जनन की प्रक्रिया, कि कौन कौन सी घटनाएं लैंगिक जनन में होती हैं और उस दौरान नए संतान का निर्माण होता है। भाग 7 में आपको बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पहला क्वेश्चन, ऐसे पौधे जिनमें नर भाग और मादा भाग अलग अलग पौधे में विकसित होते हैं, ऐसे पौधों को हम किस नाम से जानते हैं? आपको इनके दोनों नाम बताने हैं, वो भी इंग्लिश में ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव जिनमें नर और मादा भाग एक ही प्राणी में पाया जाता है, उनके उदाहरण बताइए और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जनन प्रावस्था के दौरान होने वाले चक्रीय परिवर्तन को नॉन प्राइमेट्स गाय भैंस में क्या कहा जाता है? नेक्स्ट, जनन प्रावस्था के दौरान होने वाले चक्रीय परिवर्तन को प्राइमेट्स जैसे बंदर, मनुष्य में क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य चक्र कितने दिनों का होता है और क्या इसमें रक्त का स्राव होता है या नहीं? नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र या ऋतुस्राव कितने दिन का होता है और क्या इसमें रक्तस्राव होता है या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्नता किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र किस कारण से होता है? नेक्स्ट,
मौसमी प्रजनक प्राणी कौन होते हैं, और सतत प्रजनक प्राणी किसे कहते हैं। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने। आगे जो भी टॉपिक होगा भाग 7 वो आखिरी टॉपिक होगा इस अध्याय के, तो आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।